नमस्कार। बजट 2024 विकसित भारत का संकल्प, इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते 2 महीनों से देश में एक नया प्रयोग देखने को मिला है। देश में विकास की परियोजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। इस यात्रा के दौरान करोड़ों लोगों ने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया। इन्हीं संकल्पों से देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ऊर्जा भी मिल रही है। 2047 तक विकसित भारत की यात्रा पूरी करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी इस वक्त कोने कोने में जा रही है और प्रधानमंत्री ने 18 जनवरी को अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसा अभियान लास्ट माइल डिलीवरी का सबसे बेहतरीन माध्यम है। इस यात्रा के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया। इस यात्रा के दौरान 2.5 करोड़ लोगों की टीबी की जांच हुई। जनजातीय क्षेत्रों में 50 लाख से ज्यादा लोगों की सिकल सेल एनीमिया के लिए स्क्रीनिंग हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सैचुरेशन के अप्रोच ने सरकार को कितने ही वंचितों के दरवाजे तक पहुंचाया। इस यात्रा के दौरान 50 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने। 50 लाख से ज्यादा लोगों ने बीमा योजनाओं के लिए आवेदन किया। 33 लाख से ज्यादा नए लाभार्थी प्रधानमंत्री किसान योजना के साथ जुड़े। 25 लाख से ज्यादा नए लाभार्थी किसान क्रेडिट के साथ जुड़े। 22 लाख से ज्यादा नए लाभार्थी मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हुए नजर आए। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने पीएम स्वनिधि का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया। तो ये जमीन पर जो विकसित भारत की संकल्प यात्रा की गाड़ी है, जिसे लोग मोदी के गारंटी की गाड़ी के तौर पर अब बोलने लगे हैं। अब देश भर से आवाज आ रही है कि 26 जनवरी को जो इस यात्रा का समापन का दिवस था, उसको आगे बढ़ाया जाए। देखना होगा कि कुछ दिनों तक, फरवरी के महीने में भी ये मोदी के गारंटी की गाड़ी चल सकती है। और इसलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं बजट 2024 विकसित भारत का संकल्प, क्योंकि वक्त हो चला है अंतरिम बजट का। अंतरिम बजट के दस्तावेज छापने की प्रक्रिया परंपरागत हलवा रस्म के साथ शुरू होती है। आपको बताएं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनकी उपस्थिति में नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया, जो कि एक कस्टम है, परंपरा है। गौरतलब है कि बजट दस्तावेज छापने से पहले हलवा बनाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई दिनों तक ये जो वित्त मंत्रालय के कर्मचारी हैं, उनको नॉर्थ ब्लॉक के कॉरिडोर में, वहां के गुप्त स्थान पर उनको रहना पड़ता है, क्योंकि बजट का काम होता है। बजट बिल्कुल टॉप सीक्रेट माना जाता है जब तक इसको संसद के पटल पर रख न दिया जाए। और उसी को थोड़ा सा हल्का फुल्का बनाने के लिए मंत्रालय के सभी कर्मचारियों के बीच यह परंपरा है कि यह हलवा सेरेमनी, जिसकी शुरुआत के साथ ही, इसी माना जाता है कि इस सेरेमनी के साथ ही जो इंटरिम बजट या फिर जो बजट की प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत होती है। और ये कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक तरीका भी है उन कर्मचारियों के लिए जो लगातार अपने परिवार से अलग रह करके दिन रात नॉर्थ ब्लॉक में रहते हैं और बजट के साथ जुड़े हुए दस्तावेजों पर काम करते हैं, बजट भाषण पर काम करते हैं। तो उनके लिए एक कृतज्ञता का आभार जताने का एक तरीका। तो इस साल होना है अंतरिम बजट पेश, लेकिन देखते हैं कि जो अभी साल चल रहा है 2023-24, जो बजट आया 1 फरवरी 2023 को, उसमें कौन सी बड़ी बातें थी जो उस बजट की प्राथमिकताओं में शामिल रही। आपको बताते हैं कि पहली जो बात थी, यहां पर इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो बजट 2024 है, विकसित भारत का संकल्प, वो किस तरह से सरकार ने 2023-24 में 45 लाख करोड़ रुपए, करीब करीब 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का, यानी देश का बजट जो है, पूरी देश की अर्थव्यवस्था में पाइपलाइन में 45 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये साल जो चल रहा है, बीते साल से 7.5% ज्यादा है। ये पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। और जो दूसरा देखिए 2023-24 में प्राप्तियां, यानी सरकार को कितने रुपए मिलेंगे। 27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की संभावना है, जो कि पिछले साल के संशोधित अनुमान से 11% ज्यादा है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए कोशिश करते हैं, इसको हम फुल फ्रेम लेने की कोशिश करते हैं और बताते हैं आपको क्या कुछ है। सरकार ने जो जीडीपी की वृद्धि दर है, उसको नॉमिनल जो जीडीपी है उसका जो अनुमान है वो लगाया, और उस पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो जीडीपी नॉमिनल जीडीपी है उसका क्या कुछ आंकड़ा है। और आंकड़ा है 10.5 का, जिसमें कि जीडीपी का अनुमान और इन्फ्लेशन का अनुमान उसको जोड़ दिया जाता है, जिसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट आंकड़ा रहता है देश की इकोनॉमी को लेकर के।
राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% पर लक्ष्य रखा गया है। 2023-24 में 6.4% का लक्ष्य था, जिसको संशोधित किया गया। इसके अनुमान को 5.9 का जो स्तर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये चौथी बड़ी बात, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट पर सबकी निगाह रहती है। निर्मला सीतारमण ने जो केंद्रीय बजट इस साल का जारी किया था, उसमें सबसे बड़ी बात है कि ये पूंजीगत व्यय यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको 33% बढ़ाया और 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किया। यानी आप समझिए कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब करीब आपको 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हुए दिखाई देंगे। ये इस बजट का बहुत बड़ा हाईलाइट था। कहां पर सबसे ज्यादा खर्च होगा, कहां पर सबसे ज्यादा खर्च होगा वो समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए 49% रेल मंत्रालय, यानी रेल मंत्रालय के बजट में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। इसके बाद जल शक्ति मंत्रालय में 31% और उसके बाद सड़क, यानी सड़क, पानी और रेलवेज, ये इस साल के जो ये साल चल रहा है उसके बड़े हाइलाइट्स नजर आते हैं। कृषि स्टार्टअप्स के लिए एक जो एक्सीलरेटर फंड है उसकी व्यवस्था की गई है और मत्स्य पालन के लिए एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 6,000 करोड़ रुपए की, उसको लॉन्च किया जा चुका है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, हमारा 7वां पॉइंट। आगे चलते हैं और देखते हैं कि 8वीं बड़ी बात क्या है इस साल के बजट की। सभी मौजूदा 147 मेडिकल कॉलेजों के साथ नर्सिंग कॉलेजेस शुरू किए जाएंगे, क्योंकि नर्सिंग एक बहुत बड़ा तरीका है रोजगार क्रिएशन का और हेल्थ व्यवस्था को और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने का। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का एक मिशन जो है वो शुरुआत करने का प्लान किया गया और इस वक्त देखिए ये हेल्थ सेक्टर से बड़ा ऐलान किया गया था इस साल के बजट में। 9वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 2023-24 में सब्सिडी पर जो खर्च है उसमें कमी आई है, 28% की कमी आई है। यह एक बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से समझने के लिए कि अगर आप सब्सिडी का बोझ कम करते हैं तो उसी पैसे का इस्तेमाल आप जो कल्याण की योजनाएं हैं उनके लिए कर सकते हैं। और अंतिम जो पॉइंट हमें समझ में आया, हालांकि बहुत बड़ा बजट था, उस पर हम कई सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं, लेकिन एक नई योजना की शुरुआत की गई जिसमें महिलाओं को केंद्र में रखा गया। और आपने देखा होगा कि जो 26 जनवरी है उसमें भी महिला सशक्तिकरण ही केंद्र में था। तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2 साल के लिए एक नई योजना शुरू की गई, 7.5% की दर से यह ब्याज दिया जाएगा। तो आप ये समझिए कि इस साल का बजट, ये 10 बड़ी बातें जिस पर लगातार फोकस हमारा रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान, डॉक्टर चरण सिंह जो कि CEO हैं ईग्रो फाउंडेशन के। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चरण सिंह वक्त निकालने के लिए। और अश्विनी महाजन, आर्थिक विश्लेषक, दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्र की दुनिया में एक बड़ा नाम। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चरण सिंह, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। इस साल के अगर हम फिस्कल पोजीशन को देखें, ये साल अंतरिम बजट के लिहाज से, मैक्रो इकोनॉमी के लिहाज से कैसा नजर आ रहा है? कौन सी बड़ी चुनौतियां, कौन से बड़े दावे आपको दिखाई दे रहे हैं अंतरिम बजट में? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पिछला वर्ष अभी बीता है उसमें हमारी ग्रोथ रेट जो है 7.3% एक्सपेक्टेड है। तो जो अनुमान लगाया था, जैसे आप आंकड़े बता रहे थे, 10.5% नॉमिनल जीडीपी हमने शुरू किया था वर्ष, तो आप देखिए उसमें रियल ग्रोथ रेट जो है 7.3% पे अनुमान है कि हम कंप्लीट कर पाएंगे। उससे पिछले वर्ष हम लोग 7.2% पे थे। तो ये दोनों चीजें दिखा रही हैं, एक्चुअली 2021 से हम लोग 7% के दर से ज्यादा चल रहे हैं, जो दुनिया में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट 3% भी नहीं छू पा रही है और जो एस्टिमेट कर रहे हैं वहां से 2.9 2.7 पे जा रही है, हम लोग जो हमारा अनुमान था उससे कहीं ज्यादा आगे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात मुझे लगती है, उपलब्धि है। अगले वर्ष में मुझे लग रहा है कि हम लोग ये 7.3 से भी आगे चले जाएंगे, क्योंकि जिस किस्म का माहौल देश में बना हुआ है, जिस किस्म का सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बना हुआ है, उससे लग रहा है कि लोग आगे ही आगे बढ़ेंगे। ये उसमें मैं एक चीज कहनी चाहूंगा शुरुआत में, जो सरकार ने और आपने वो आंकड़ा बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर का। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का आंकड़ा होता है, जो हम बड़ी मुश्किल स्थिति में थे कोविड के दौरान भी और उसके बाद भी, सरकार ने ये सारी मुश्किलों के बावजूद कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत जोर दिया और वो बढ़ाया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है और फ्यूचर में ग्रोथ भी जनरेट करता है। एग्जैक्टली वही चीज हुई जो सरकार चाहती थी। जी, अभी क्राउडिंग इन हो रहा है, बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है,
प्राइवेट सेक्टर के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने से वो भी अभी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, तो वो क्राउडिंग इन हो रहा है। तो यूं जी समझ लीजिए, अगर सरकार ने एक हजार रुपया जी लगाया, जी जी प्राइवेट सेक्टर ने भी 1,000 रुपया लगाया। शुरुआत में अनुमान था कि 1,000 पे मल्टीप्लायर होगा, ग्रोथ 7% होगी, और प्राइवेट सेक्टर ने भी बीच में जोड़ दिया, तो ये ज्यादा होगी। जी जी इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगला वर्ष हम लोग 8, 7.5 और 8% के बीच छू जाएंगे, जबकि दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है अभी भी लड़खड़ा रही है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक बिल्कुल रुकी सही कहा नहीं आपने है। डॉक्टर चरण सिंह। और आपने एक बड़ी बात ये कही कि कोविड के दौरान तो ऐसा लग रहा था कि केवल सरकार ही खर्च कर रही है। बार बार हम लोग ये कहते थे, सवाल उठाते थे कि भाई निजी क्षेत्र कदम ताल कब करेगा, लेकिन इस साल ऐसा लगता है कि वो होता हुआ हमें दिखाई दिया। ये एक बड़ी हाईलाइट आपने बताई। डॉक्टर अश्विनी महाजन, आप तो बड़ा पैशनेट रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत पर जो हम फोकस कर रहे हैं, उसको लेकर के जमीन पर अब असर दिखना शुरू हो गया है। इस साल 2024 को आप किस तरह से देखेंगे? कौन सी बड़ी प्राथमिकता, कौन सी बड़ी चुनौतियां, कहां फोकस कर सकते हैं वित्त मंत्री इस बार? देखिए, अभी इस वर्ष जो 23-24 का वर्ष चल रहा है, इसके दौरान जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, उससे कहीं ज़्यादा पहले 8-9 महीनों में हमने देखा। पहले 8 महीने के जो आंकड़े आए, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो जीएसटी है वो 11% बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ऑन एन एवरेज 1.66 लाख करोड़ हम हर माह कलेक्ट कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें 20% इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ हुई है। हमारा जो इनकम टैक्स में 29% ग्रोथ दिखाई दे रही है, और कुल मिलाकर के लगभग 15% हमें ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है पिछले साल की तुलना में, जबकि हमारी अपेक्षा ये थी कि हम 10.7% ज़्यादा कर पाएंगे, जी यानी उम्मीद से ज़्यादा। इसका असर ये हो रहा है कि जो हमने फिस्कल डेफिसिट 5.8% का लक्ष्य रखा है। जी लक्ष्य रखा था, उसमें पहले 8 महीनों में हम मात्र 50% ही फिस्कल डेफिसिट का तक पहुंचे। यानी आगे आने वाले 4 महीनों में जो अभी जो आंकड़े आएंगे, उसमें मुझे नहीं लगता है कि हम कोई इसको क्रॉस करेंगे। जी जी 5.8% को क्रॉस करेंगे, बल्कि उससे हम कहीं कम रहने वाले हैं। ऐसे में सरकार के पास ज्यादा स्कोप होगा खर्च करने का, और आने वाले वर्ष में भी वो बेहतर तरीके से आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर को और बाकी जो हमारी सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं उसमें हम ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। यानी अगर आप देखिए कि पूरी दुनिया में फिस्कल डेफिसिट और महंगाई इस समय चरम सीमा पर हो रही है। जी ऐसे में अगर हम फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कर पाते हैं जैसे दिखाई दे रहा है, ऐसे में महंगाई को रोक पाना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। जी और इसी के साथ अगर महंगाई रोकते हैं तो इसके साथ ही साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो केंद्रीय बैंक है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको आगे आने वाले 2-3 महीनों में उसको कम करना ही होगा। यानी कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अनुकूल हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात आपने कही, उसमें बहुत परिस्थितियां अनुकूल इसलिए हैं क्योंकि आने वाले जो नए निवेश हैं उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जब निवेश का साधन मिलेगा तो ज्यादा निवेश होगा। और चरण सिंह जी इसको एग्री करेंगे कि इसके साथ ही साथ हम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में हम निवेश कर पाएंगे, जिससे जो आपने आंकड़ा बताया 8% ग्रोथ का, वो संभव है। प्रोफेसर साहब, ये एक फायदा होता है दो प्रोफेसर्स के साथ डिस्कस करने का मैक्रो इकोनॉमी का, कि बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझ में आ जाता है। आपने मुद्दा उठाया वित्तीय अनुशासन का और बताया कि सरकार किस तरह से फिस्कल डिसिप्लिन पर फोकस कर रही है। ये आंकड़ा बहुत ही शायद सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा होता है जिस पर सभी की निगाहें रहती हैं। देश में निवेश नहीं बल्कि विदेशी से भी विदेशों से जो निवेश आ रहा है वो भी इस आंकड़े पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आपने इन्फ्लेशन का मुद्दा उठाया और ब्याज दरों का, लगता है आप मेरे मन की बात पढ़ रहे थे, और इस मन की बात को मैं ब्रेक के बाद उठाऊंगा डॉक्टर चरण सिंह के साथ कि क्या आने वाला बजट ऐसा हो सकता है कि वो इन्फ्लेशनरी ना हो और ब्याज दरों में कमी आए। छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं बजट 2024, विकसित भारत का संकल्प। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं
रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2024। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार जल्दी ही बजट पेश करने वाली है और इस बार का बजट है अंतरिम बजट, क्योंकि इस साल आम चुनाव होने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि अंतरिम बजट क्या होता है और ये आम बजट से कैसे अलग है। आपको दिखाते हैं क्या होता है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट दरअसल सालाना या आम बजट से थोड़ा सा अलग होता है और वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों को कवर करने वाला एक छोटा सा बजट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक चुनाव ना हो, जब तक सरकार को मैंडेट नहीं मिलता, वो पूर्ण बजट पेश नहीं कर सकती हैं। प्लीज़ ग्राफिक्स चला दें और बताते हैं कि जो अंतरिम बजट है वो कैसे अलग होता है। अंतरिम बजट से सरकार की आय और व्यय की रूपरेखा तय होती है। एक इंडिकेशन होता है कि सरकार की किस दिशा में ये जो बजट है वो जा रही है। नई सरकार के गठन तक खर्चों को आसानी से मैनेज करना होता है और ये करना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक आपको पूरा क्लियर मैंडेट नहीं मिलता अगले 5 सालों के लिए, तब तक आप पूर्ण बजट पेश नहीं करते हैं। अंतरिम बजट सालाना आम बजट से अलग होता है। सरकार का कार्यकाल समाप्त होने और चुनाव नज़दीक होने पर यह अंतरिम बजट पेश किया जाता है। नई सरकार के गठन तक सरकारी खर्च और संचालन जारी रखने के लिए संसद की अनुमति की ज़रूरत होती है और इसलिए संसद में इसे पेश किया जाता है कि जब तक नई सरकार का गठन न हो तब तक इस बजट को संसद की मंजूरी मिल जाए और सरकार के कामकाज में, देश के विकास में कोई भी व्यवधान ना आए चुनाव के मद्देनज़र। ये अगर आम बजट की बात करें तो आम बजट तो आप जैसा कि जानते हैं कि हर साल पेश किया जा रहा है और 2023 फरवरी 1 को मोदी सरकार के दूसरे चरण का या दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया गया। और ये इस साल क्योंकि चुनाव होने हैं मई 2024 के बाद जो तिथि आएगी उसके अनुसार, तो ये अंतरिम बजट पेश करना ज़रूरी है। आपको याद होगा 2019 में पीयूष गोयल साहब ने अंतरिम बजट पेश किया था और उनका बजट भाषण भी काफ़ी चर्चित हुआ था जब वो सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ने वालों में से एक उसको देखा गया था। और हम इस अंतरिम बजट पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर चरण सिंह जो कि सीईओ हैं ईग्रो फाउंडेशन के, आरबीआई के साथ काम कर चुके हैं, पंजाब सिंध बैंक के चेयरमैन के रूप में इस वक्त कार्यरत हैं, और डॉक्टर अश्विनी महाजन, प्रोफेसर अश्विनी महाजन जो दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, दोनों ही महानुभाव इस वक्त मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चरण सिंह, ब्रेक के पहले हमने यही जिक्र किया था कि क्या बजट इन्फ्लेशनरी होना चाहिए या बजट में ऐसे प्रोविज़न हो जो कि इन्फ्लेशन को बढ़ावा न दें, जिसका जिक्र प्रोसेस आप कर रहे थे। कौन से वो कदम उठाने होंगे जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और ब्याज दरें थोड़ा सा ग्राहकों के, आम आदमी के हित में हो? तो सबसे बड़ी बात है जो मैं मानता हूं कि जिस तरीके कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, सरकार मेरे को लगता है उसी तरीके फिस्कल कंसोलिडेशन के रास्ते पे भी चलेगी। जैसे प्रोफेसर महाजन ने अभी एक्सप्लेन किया कि टैक्स कलेक्शन अच्छी चल रही है और फिस्कल डेफिसिट अभी तक सिर्फ पहले 6 महीनों में 50% सिर्फ छू पाया है। तो अगले पिछले 8 महीनों में, अगले 4 महीनों में वो अपने उसी स्पीड से भी अगर चलता रहे तो हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे। तो फिस्कल कंसोलिडेशन जारी रहेगी।
कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है ग्रोथ और आउटपुट पे भी बहुत अच्छा दिखता है, वो भी मुझे लगता है जारी रहेगा। ये सरकार की खासियत जो पिछले कुछ वर्षों में देखी है, ये पॉपुलैरिटी नहीं, इनकी पॉपुलैरिटी इसी में है कि ये फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ नहीं छोड़ते हैं, सख्त से सख्त कदम उठाते हैं ये सोचकर कि ये नीति अगले 4 साल 5 साल 6 साल तक कैसे चलेगी, इमीडिएट बिल्कुल फिक्र नहीं करते। तो मुझे लग रहा है बेशक आपने जैसे एक्सप्लेन किया कि इंटरिम बजट है, 4 महीने का खर्चा क्योंकि वोट ऑन अकाउंट्स पे लेना होता है वो लेंगे, पर आपको पता है बजट सिर्फ अकाउंट्स नहीं होता है, बजट एक नीति और नीयत को रिफ्लेक्ट इंटेंट होता है। बिल्कुल तो सर। सरकार की नीति और नीयत दोनों जो मैंने पिछले कुछ वर्षों में अनुमान लगाया है वो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की साइड चलती है। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आप जानते ही हैं कि इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में है। बिल्कुल। विदेशों में इन्फ्लेशन 5 गुना ज्यादा हो गई थी जो उनके 30 ईयर एवरेज है। हमारे यहाँ पर तो जो बैंड है 2 से 6% उसी ऊपर वाले एरिया के आसपास चल रही थी। अभी भी अगर आप मेन इन्फ्लेशन का डेटा देखें 5 और 6 के बीच चलता है, अगर आप कोर इन्फ्लेशन देखें 3.8% के करीब चल रहा है। अभी सरकार मुझे लगता है जो फूड सप्लाई और जो फ्री पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू फूड दिया जा रहा है, खास करके बेसिक फूड राइस एंड व्हीट जो दिया जाता है, उससे प्राइस लेवल पे बहुत कंट्रोल रहता है फूड प्राइसेस पे। ठीक है सर, मैं इसी पे मैं एक ब्रेक लेता हूं सर, और मेरा अगला सवाल जो होगा सब्सिडी को लेकर होगा, और प्रोफेसर साहब से मैं महाजन जी से समझना चाहूंगा कि जो सब्सिडी की दिशा है वो सरकार कैसे तय करेगी, क्योंकि अब तो ये घोषणा हो चुकी है कि अगले 5 सालों तक 81 करोड़ लोगों को ये मुफ्त राशन जिसका जिक्र डॉक्टर चरण सिंह साहब कर रहे हैं उसको जारी रखा जाएगा। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए बजट 2024। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। माय गॉड, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। QR कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला UPI कहता है QR कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैड बाय। I'll be back। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के गोले को बचाएं। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं बजट 2024। सीधे चलते हैं प्रोफेसर महाजन जी के पास। सर, सब्सिडी को लेकर के क्या दिशा दिख रही है आपको? खाद्य सब्सिडी हो, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, फ्यूल सब्सिडी हो, तीनों पर आपकी क्या राय है? देखिए, कुल मिलाकर के जो फ्यूल सब्सिडी की बात करें तो सरकार को अभी फ्यूल सब्सिडी बहुत ही मिनिमम देनी पड़ रही है। बिल्कुल। उसका कारण यह है कि सरकार एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर के चली, जिसमें दुनिया भर में जो तेल का रेट है उससे कहीं सस्ता तेल हम रूस से खरीद रहे हैं और अन्य देशों से भी खरीदने की तैयारी है। जी जी। और हमने अमेरिका के जो स्विफ्ट से हमें बेदखल करने की जो बात आई, वो भी हमने सुना नहीं उस बात को, और हम इसमें सफल भी हुए और आज हम देख रहे हैं कि हम कहीं सस्ता तेल जल्दी, समय कम है सर। जी सर, थैंक यू सर। तो मेरा ये कहना है कि इसके अलावा जो फ्री फूड की जो बात करते हैं, फ्री फूड में अगर आप देखें कि पिछली सरकारों में
जब फ्री फूड दिया जाता था तो उसके रख रखाव और उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 4 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ता था। ओके। अभी हम वहां से प्रोक्योर करते हैं, साथ ही लोगों को बांट देते हैं, उसमें कोई खर्चा नहीं होता है। वास्तव में सरकार इस फ्री फूड के साथ अपने खर्चे को कम कर रही है। और यही नहीं है, इसके जैसे चरण सिंह जी ने बताया था कि हम उसको फूड इन्फ्लेशन को भी काबू करने क्योंकि सभी लोग उतना कंज्यूम नहीं कर पाते तो अपने साथ की दुकान पे जाकर के बेच भी देते, बिल्कुल, तो उससे भी फूड इन्फ्लेशन कम होती है। और जो बाकी प्रकार की जो सब्सिडी है, यदि हम घरों के लिए पैसा देते हैं या हम अन्य अन्य प्रकार से सोशल स्कीम्स में पैसा खर्च करते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त इतना ही है। मेरे पास वक्त इतना ही है प्रोफेसर महाजन, बहुत धन्यवाद। वक्त निकालने के लिए क्षमा चाहूंगा, आपकी बात बीच में काटनी पड़ी। डॉक्टर चरण सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। वक्त की कमी है इसलिए हम इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर सब्सिडी जिसका जिक्र आपने किया, तो अब ये माना जाता है जो नैनो यूरिया पर हमारा फोकस है उसको लेकर के सरकार कदम उठाती रहेगी और सब्सिडी का जो बोझ 28% कम हुआ है पिछले साल, वो और भी ज्यादा कम होने की उम्मीद है। इससे कल्याण की योजनाओं पर खर्च लगातार बढ़ेगा। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। बजट 2024 का स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल कवरेज लगातार जारी रहेगी। बने रहिएगा डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।